नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है गुरुवार और डेट है अक्टूबर 12, 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करे शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। ये न्यूज़ है इलेक्शन कमीशन से। तो इलेक्शन कमीशन ने 5 स्टेट्स के अंदर पोलिंग की डेट्स का अनाउंसमेंट कर दिया है और ये राज्य हैं मिज़ोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। मिज़ोरम में नवंबर 7 को वोटिंग होने जा रही है, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, तेलंगाना में 30 नवंबर, राजस्थान में 25 नवंबर। पहले राजस्थान में 23 नवंबर को होने जा रही थी लेकिन ये आगे बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी गई है। छत्तीसगढ़ नवंबर 7 और नवंबर 17। इन सब का रिजल्ट जो है वो एक ही दिन आएगा, वो है दिसंबर 3 को। तो आपको मैं बता चुका हूं कि राजस्थान इलेक्शंस पुट ऑफ बाय 2 डेज, 2 दिन बढ़ा दिया गया है। पहले राजस्थान में नवंबर 23 को इलेक्शन होना था, ये नोटिफिकेशन आया था, लेकिन अब आया है कि नवंबर 25 से राजस्थान में इलेक्शन होंगे स्टेट के। नया शेड्यूल आप यहां पर पढ़ सकते हैं। लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है नवंबर 6, डेट फॉर स्क्रूटनी नवंबर 7, लास्ट डे फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर नवंबर 9 और वोटिंग नवंबर 25। इजराइल और फ़लस्तीन का कन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं, न्यूज़ में बना हुआ है। फ़लस्तीन जहां पर हमास नामक एक ग्रुप है जो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए टेररिस्ट एक्ट करता है इजराइल के खिलाफ, तो फ़लस्तीन से हमास ने इजराइल के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी है, जिसे देखकर इजराइल ने भी वॉर डिक्लेयर कर दी है हमास के ऊपर। अब हम समझ लेते हैं, ये पुराना कॉन्फ्लिक्ट है बहुत, एक जो इजराइल का चल रहा है फ़लस्तीन के साथ। तो आप समझ सकते हैं ये कन्फ्लिक्ट है, ये रूटेड है फ़लस्तीन के लैंड को लेके, जिसे दोनों क्लेम करते हैं इजराइल ही साथ फ़लस्तीन की ये हमारा लैंड है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस, वॉर देखने को मिलती है, टेररिस्ट अटैक्स होते हैं और ह्यूमन राइट्स के बहुत ज़्यादा एब्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारी कोशिशें की भी गई हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा, उसके बाद भी ये कॉन्फ्लिक्ट सुलझने को तैयार नहीं होता, क्योंकि फ़लस्तीन का मांग है कि जो इजराइल जिस एरिया में बसा हुआ है वहाँ पर पहले फ़लस्तीन था, तो वहाँ पहला हक जो होना चाहिए वो फ़लस्तीन के नागरिकों का होना चाहिए। इजराइल इसका विपरीत कहता है। इजराइल कहता है कि ये हमें दिया गया था एरिया 1948 में, जब इजराइल एक राष्ट्र बना था, तो ये जो राष्ट्र है ये हमारा इजराइल का राष्ट्र है और हमारा इस पर बहुत ऐतिहासिक, जब ज्यूज़ का टाइम था तब से हम जो ज्यूज़ होते हैं वो इजराइल में ही रहते हैं। अब यहाँ पर आप टाइमलाइन के साथ समझ सकते हैं। तो 1897 में पहली ज़ायोनिस्ट कांग्रेस हुई स्विट्ज़रलैंड के अंदर। उसके बाद 1917 में बेलफोर डिक्लेरेशन इशू किया गया, जिसमें ब्रिटिश सपोर्ट की बात की गई ज्यूज़ के होमलैंड के लिए। तो ज्यूज़ को होमलैंड दिलाने का फ़लस्तीन रीजन में ये बात की गई बेलफोर डिक्लेरेशन के अंदर, और इसमें ब्रिटिश ने सपोर्ट किया ज्यूज़ का, इजराइल का, कि एक इजराइल बनना चाहिए फ़लस्तीन के लैंड के ऊपर। इसके बाद 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने वोट किया, जिसमें पार्टीशन की बात हुई, फ़लस्तीन को पार्टीशन कर दिया गया और 2 अलग अलग देश बनाए गए, जिसमें एक देश केवल ज्यू पॉपुलेशन के लिए होगा जो इजराइल कहलाता है और एक अरब के लिए होगा जो फ़लस्तीन है। उसके बाद 1948 में इजराइल की जो देश है, इजराइल देश, वो बन गया, उसके जो डिक्लेरेशन है उस पर साइन हो गया और एक नया देश जिसे नाम था स्टेट ऑफ इजराइल, इसकी स्थापना की गई। उसके बाद तुरंत इसी के बाद 1948 से 1949 के अंदर हमें देखने को मिला कि अरब इजरायली वॉर शुरू कर दी गई, जिसमें क्या हुआ, बहुत सारे जो फ़लस्तीनियन थे उन्हें अपने जगह को छोड़कर आगे जाना पड़ा। इसके बाद 1967 की बात करें तो यहाँ पर 6 डे वॉर हुई। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 1967 में 6 डे वॉर हुई, जिसमें इजराइल जीता और बाकी अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर इसमें हमला किया था, लेकिन इसमें इजराइल जीता और इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा, गोलन हाइट्स और ईस्ट जेरूसलम के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद 1973 की बात करें तो योम किप्पुर वॉर होती है, जिसमें कोई निर्णय नहीं होता है, ये इसमें रिजल्ट जो है वो स्टेलमेट हो जाता है। उसके बाद 1979 में इजिप्ट और इजराइल ने कैंप डेविड एकॉर्ड पर साइन किया, जिससे क्या हुआ कि इजिप्ट और इजराइल के बीच में जो वॉर शुरू हो गई थी उसे खत्म कर दिया गया। ये बहुत सालों से वॉर चल रही थी, इसे खत्म कर दिया गया कैंप डेविड एकॉर्ड्स के बाद। उसके बाद 1987 की बात करें तो फर्स्ट इंतिफादा यहाँ से शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं कि फ़लस्तीन अपने
राज्य की मांग करने के लिए उग्र होना शुरू हो जाता है अगेंस्ट इजरायली ऑक्यूपेशन, जहां पर इसराइल ने कब्जा कर लिया है उस जगह पर। उसके बाद 1993 की बात करें तो ओस्लो अकॉर्ड साइन होते हैं, जिसमें फलस्तीन की एक अथॉरिटी बना दी जाती है और एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है जिससे 2 स्टेट का सॉल्यूशन निकाला जा सके। 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करता है ये, एक फलस्तीन स्टेट और एक इजराइल स्टेट। मैं आपको बता चुका हूं कि इजराइल कहता है कि वहां फलस्तीन नहीं होना चाहिए, वो पूरा इजराइल होना चाहिए, और फलस्तीन कहता है कि वो पूरा फलस्तीन होना चाहिए। इजराइल एक ऑक्यूपेशन है, ज्यूज ने कब्जा किया हुआ है वहां पर, यह कहना है फलस्तीनियों का। उसके बाद 2000 की बात करें तो 2000 में सेकेंड इंतिफादा शुरू होता है, जिसमें क्या होता है कि दोबारा से फलस्तीनी जो लोग हैं वो दोबारा से उग्र हो जाते हैं इजराइल के खिलाफ। उसके बाद 2005 में देखने को मिलता है कि जो इजराइल है उसने गाजा स्ट्रिप से अपनी मिलिट्री और सेटलर्स को वापस बुला लिया है 2005 में। ये यूएस के इंटरवेंशन के बाद और बहुत सारी बातों के बाद हुआ है। उसके बाद 2006 में देखने को मिलता है कि हमास, जो आज आप देख सकते हैं एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित है, तो हमास ने फलस्तीन में लेजिस्लेटिव इलेक्शन कराए गए थे, उसमें जीत हासिल की। उसके बाद 2007 में देखने को मिला कि हमास ने गाजा स्ट्रिप के ऊपर अपना कंट्रोल वहां काबिज कर लिया, जिससे क्या हुआ कि गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक दोनों अलग हो गए। उसके बाद 2014 में हम देखते हैं कि गाजा वॉर शुरू हो जाती है इजराइल और हमास के बीच में, जिसमें करीबन 2000 फलस्तीनियन और 73 इजरायलियों की मौत हो जाती है। उसके बाद 2021 की बात करें तो 2021 में इजराइल फलस्तीन क्राइसिस दोबारा शुरू हो जाता है, जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी रॉकेट्स लॉन्च की जाती हैं हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर, और इजराइल का डिफेंस सिस्टम इन रॉकेट्स को हवा में ही फोड़ने की कोशिश करता है। अब 2021 में देखा गया था कि करीबन 260 फलस्तीनी और 13 इजरायली यहां पर मर गए थे इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद। आगे अब देख सकते हैं अब की क्या लेटेस्ट इवेंट है 2023 का। तो अभी अक्टूबर में देखने को मिला कि हमास ने क्या किया, या आप पहले नक्शे में देख लीजिए, ये इजराइल है और ये गाजा स्ट्रिप है जिस पर अब हमास का कब्जा है। तो हमास ने क्या किया कि इजराइल के ऊपर उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी, और वॉर डिक्लेयर कर देने के बाद देखने को मिला है कि करीबन 3000 लोगों की अभी तक वहां पर मौत हो गई है। रिटेलिएटरी ऑप्शन रखने के लिए इजराइल ने हमास के ऊपर वॉर छेड़ दी, और इजराइल ने गाजा बॉर्डर को, जो बॉर्डर एरिया है, उसे अपने कब्जे में ले लिया है दोबारा। अब यहाँ से भारत के प्रधानमंत्री ने भी नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, उनसे बात की और कहा कि जो टेररिज्म की घटनाएं हो रही हैं इजराइल के अंदर उन्हें हम कंडेम करते हैं, और साथ ही साथ जो नेतन्याहू है उन्हें धन्यवाद किया कि वो हमारे साथ कॉल पर कनेक्ट हुए। आगे हम देखते हैं, ये आप देख सकते हैं नक्शा, यहाँ पर सीरिया है। यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है, मेडिटेरेनियन सी यूपीएससी का बहुत फेवरेट जगह पर है। जब ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछते हैं तो मेडिटेरेनियन सी से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि एक कन्फ्लिक्टेड एरिया है और यहाँ पर बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सीरिया है यहाँ पर, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चलता है। यहाँ लेबनान है, और नीचे मैं आपको दिखा चुका हूँ कि यहाँ पर ये इजराइल है, यहाँ पर आपका मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पर गाजा स्ट्रिप है, वेस्ट बैंक है यहीं पर। अब भारत की तरफ से इस वॉर में क्या हुआ कि भारत ने ऑपरेशन अजय का शुरुआत किया, जिससे भारत के नागरिक जो इजराइल के अंदर वॉर के दौरान फंस गए हैं उन्हें वापस भारत बुलाया जा सके। इसलिए भारत की सरकार की तरफ से ये एक इनिशिएटिव है, इसका नाम है ऑपरेशन अजय। और आपको एक चीज देखना है कि सूडान में अभी इसी साल के अंदर 2023 में देखने को मिला था कि भारत की सरकार से ऑपरेशन कावेरी शुरू करवाया गया था, जिसमें सूडान में आपने देखा होगा कि वहां पर भी ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई थी, जिससे जो वहां पर भारत के नागरिक रहते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्हें ऑपरेशन कावेरी के थ्रू वापस भारत में बुलाया गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखनी कि इजराइल में क्या चल रहा है। तो इजराइल में इमरजेंसी गवर्नमेंट शुरू हो गई है। आपको समझना है कि वहाँ इजराइल और फलस्तीन दोनों वॉर में चला गया है, और वॉर में जाने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ है कि जो इजराइल की गवर्नमेंट है उसने इमरजेंसी गवर्नमेंट खुद को घोषित कर दिया है जब तक वॉर चल रही है तब तक के लिए। अब आपको समझना है कि इमरजेंसी गवर्नमेंट घोषित कर देने से क्या है, तो सारे फैसले जो भी गवर्नमेंट लेगी वो सब लागू हो जाएंगे वहाँ पर बिना किसी अवरोध के। कोई अगर गवर्नमेंट चाहे कि किसी ह्यूमन राइट या फंडामेंटल राइट को भी, वहाँ का जो फंडामेंटल राइट है उसे वायलेट करे, तो वो गवर्नमेंट आसानी से कर सकती है। ये इमरजेंसी गवर्नमेंट है लगी हुई है जो इजराइल के अंदर।
सुप्रीम कोर्ट सेट्स October 31 फॉर हियरिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस। सबसे पहले आप बैकग्राउंड समझ लीजिए, तो मैं आपको बता देता हूं कि भारत में 2017 के बाद से एक नया प्रावधान लाया गया, और ये प्रावधान किस मुद्दे से रिलेटेड था? तो ये रिलेटेड था इलेक्टोरल बॉन्ड से। इलेक्शन में जो भी पैसा किसी गवर्नमेंट को बनाने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी खर्च करती है और कैसे उसे ये पैसा मिल सकता है, इस चीज़ के लिए ये प्रावधान था कि उसे, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, उसे अगर फंडिंग चाहिए होगी तो उसे फंडिंग कैसे मिल सकती है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई गई, और इस स्कीम के तहत जिसे भी डोनेशन करना है किसी पॉलिटिकल पार्टी को 2,000 रुपये से ज़्यादा, तो वो जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। और ये बॉन्ड जो है ये चुनाव से 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने पहले रखे जाते हैं। इनकी डेट्स फिक्स है, किस डेट में ये जो बॉन्ड्स है ये खुलेंगे, और जिसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना है डोनेशन में, वो जाकर उस बॉन्ड को खरीद सकता है अपना नो योर कस्टमर बता के। और जो बॉन्ड है उसमें जो जिसने भी पेमेंट किया है उसका नाम नहीं दर्ज होगा, केवल जिस पार्टी को वो बॉन्ड मिलना है उस पार्टी का नाम होगा। और जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को आपको जाकर 20,000 रुपये का डोनेशन देना है, आपको उन्हें देना है ये डोनेशन ताकि वो अपने चुनाव लड़ सकें। तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाएंगे, वहाँ पर आप डेट्स देखेंगे कि किस डेट में इलेक्टोरल बॉन्ड खुलेगा। जब इलेक्टोरल बॉन्ड खुल जाएगा तब आप जाकर वहाँ से 20,000 रुपये जमा करवा के, जो आपको डोनेशन करना था, फंडिंग करनी थी किसी पॉलिटिकल पार्टी को, आप जाकर बॉन्ड खरीद सकते हैं। और उसके बाद जो बॉन्ड आपको मिल जाएगा वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही कलेक्ट कर सकती है, जिसके नाम पर वो बॉन्ड है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर। ये सब प्रावधान रखा गया था। अब इस चीज़ में कुछ दिक्कतें सामने आई। पहली दिक्कत देखने को मिली कि जब इस चीज़ के रिजल्ट्स निकल के आए कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी फंडिंग हुई, तो देखने को मिला कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसे करीबन 70% से ऊपर ज़्यादा फंडिंग देखने को मिली। 70% जो टोटल फंडिंग हुई, मान लीजिए कि टोटल सब पॉलिटिकल पार्टीज को मिला के 100 रुपये चंदा मिला, तो हमें देखने को मिला कि ऑन एन एवरेज जो 70 से ज़्यादा रुपए हैं वो रूलिंग गवर्नमेंट जो कि भारतीय जनता पार्टी को गए। इसी को देखकर जो पेटिशनर थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने रखा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये आर्टिकल 19, 14 और 21 का वायलेशन है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है बहुत दिनों से और इसकी डेट दे दी जाती है। अब इसकी अगली डेट दी गई है 31 अक्टूबर इस इलेक्टोरल बॉन्ड के केस को सुनने की। अब यहाँ पर DY चंद्रचूड़ का कहना है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, कि इफ देयर इज ए टैक्स डिडक्शन अवेल्ड बाय द डोनर देन इट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मे बी ए मनी बिल। वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग नाउ, दिस इज ओनली ए डिस्कशन। अब यहाँ पर एक चीज और देखने को मिली कि अगर कोई डोनर है वो जाकर किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देता है तो जाकर वो अपने टैक्स में छूट ले सकता है। आपको ये चीज समझनी है कि वो अगर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम खरीदता है तो वो जो टैक्स है उसके ऊपर लगना था उसमें वो छूट पा सकता है। तो यहाँ पर DY चंद्रचूड़ ने इस चीज पर टिप्पणी की है, साथ ही साथ कहा है कि अभी हम कुछ नहीं कह रहे हैं, जब डिस्कशन होगा इस केस पर तब हम आगे क्या फैसला लेना है ये बताएंगे। 3.21 लाख अपील्स पेंडिंग विद इंफॉर्मेशन कमीशन सेज रिपोर्ट। सबसे पहले आप बैकग्राउंड समझ लें तो भारत में 2005 में एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया केंद्र सरकार द्वारा। इस एक्ट के तहत प्रावधान रखे गए कि जो भी सरकारी मुलाजिम हैं, जो भी लोग सरकार के अंदर काम करते हैं या सरकार क्या काम करती है, क्या क्या डाटा है किस चीज़ के अंदर, उस चीज़ की जानकारी आम नागरिक ले सकता है। ये इस एक्ट के अंदर लाया गया था। अब ये एक्ट आ जाने के बाद आप बहुत जगह देखते होंगे कि इसने RTI फाइल की और RTI के रिप्लाई में ये जवाब आया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो RTI का प्रोसेस है ये कितने बैकलॉग पर चल रहा है, इसके केस कितने बैकलॉग हैं आप यहाँ देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर रिपोर्ट में राज्यों की बात की है और राज्यों में बताया गया है कि कौन कौन सा राज्य कितने सालों के अंदर अपना एस्टिमेट डिस्पोजल, जो केस उसके पास जो RTI की फाइल्स आई हैं अपील्स, वो कब खत्म कर सकता है। ये आपको समझना है कि RTI की जो अपील्स होती हैं, जैसे आपने RTI फाइल की, अगर आपको जो डाटा है जो आपको ज़रूरत थी वो आपको मिल गया तो हो सकता है कि आप अपील ना फाइल करें, लेकिन अगर आपका जो आपने मांग की है वो अगर आपको नहीं मिलती है तो आप जाकर अपील फाइल कर सकते हैं। उस अपील में देखने को मिला, सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं ये केंद्र में बैठते हैं और इनकी ऊपर जिम्मेदारी होती है। ऐसे ही स्टेट के इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं जो स्टेट में
आरटीआई एक्ट के अंदर से सबसे हेड बॉडी बनाए गए हैं केस देखने के लिए, जो भी केस हैं। तो हम जब राज्यों की बात करेंगे, जैसे यहाँ वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ की बात हुई है, तो राज्यों के अंदर जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स बैठे हैं उनके द्वारा जो बताई गई पेंडेंसी है, हम अगर पेंडेंसी देखें तो कितनी पेंडेंसी हो जाएगी आप समझ सकते हैं। वेस्ट बंगाल में 24 साल 1 महीने में अगर ऐसे ही चलता रहा आरटीआई एक्ट, और जो कमिश्नर का काम है इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, उसे और हेल्प नहीं दी गई इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, और लोग नहीं दिए गए रिसोर्सेज, तो वो 24 साल 1 महीने में जाकर अपने सारे केस खत्म कर पाएगा। छत्तीसगढ़ में 4 साल 4 महीने, महाराष्ट्र में 4 साल, अरुणाचल प्रदेश में 2 साल 11 महीने, उड़ीसा में 2 साल 7 महीने, मध्य प्रदेश में 1 साल 11 महीने, सब में 1 साल से ऊपर ही है यहाँ जितने आप राज्य देख सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो बैकलॉग बन रहा है, ये बैकलॉग के बहुत कारण है हो सकते हैं बनने के, और 1-2 कारण की हम बात कर लें तो पहला कारण, सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है कि जो इंफॉर्मेशनल कमिश्नर है उसके पास मैन पावर कम है इन केस को डिस्पोज कर पाने की। दूसरा है रिसोर्सेज कम होने की इंफॉर्मेशनल कमिश्नर के पास, कि उनके पास रिसोर्स कम है इस चीज पर जांच कर लेने के लिए। तीसरी चीज हो सकती है कि इनके पास डाटा अवेलेबल नहीं है, जो इन्हें डाटा टाइमली मिल जाना चाहिए था उस डाटा को मिल पाने में डिले हो रहा है। तो ये कुछ चीजें हो सकती हैं जिससे हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो अपील्स हैं ये इतने सालों से पेंडिंग पड़ी है। अब ये तो बाकी राज्यों की बात हो गई। अब अगर हम केवल वेस्ट बंगाल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 24 साल 1 महीना, ये बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं पेंडेंसी है यहां पर जो हमें देखने को मिली है। और आप पेंडिंग केसेस की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पेंडिंग केसेस जो है वो महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिले हैं, 1,15,524 केस। उसके बाद कर्नाटक में 41,047 केस, और इंफॉर्मेशन निकलवाई गई है सतर्क नागरिक संगठन द्वारा। और तमिलनाडु से जब मांगा गया कि तमिलनाडु इस पे इंफॉर्मेशन दे, तो तमिलनाडु ने इस अपील को खारिज कर दिया। अब यहां पर बात करते हैं जो हमने कारण समझे थे, तो मैनी डिफंक्ट झारखंड, तेलंगाना, मिजोरम और त्रिपुरा के अंदर देखने को मिला है कि नए इंफॉर्मेशन कमिश्नर वहां पर अपॉइंटेड नहीं किए गए हैं, आप समझ सकते हैं। और 6 इंफॉर्मेशन कमीशन जो हैं उनमें हेड ही नहीं है, मणिपुर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार और पंजाब। अब आप ये देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट किसने बनाई है, तो सतर्क नागरिक संगठन की ये एक रिपोर्ट है। ये एक सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप है जो आरटीआई के मुद्दे पर बहुत सारी रिसर्च करता है और अपनी बातें रखता है। मीट द अर्थ, नेचर एंड द यूनिवर्स हैवी वेट्स, ये क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और जो आंसर है उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। हम अगले न्यूज़पेपर के एनालिसिस में इन क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा आज का अखबार का विश्लेषण, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।